अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पीएमएस के फ़ेज़ 2 के लिए पीपीएससी ने प्लानर अपडेट कर दिया है और पेपर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं 24 अप्रैल से। 24, 25 और 26 अप्रैल को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। तो उनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर कौन सा है? एस्से का। तो आज हम एस्से के डूज़ और डोंट्स डिस्कस करेंगे। आउटलाइन आपको किस तरह से लिखनी चाहिए, क्या आउटलाइन में केस एंड पॉइंट्स, एग्जांपल्स वगैरह लिखना ज़रूरी है या नहीं, थीसिस स्टेटमेंट एस्से में कितनी ज़रूरी है, क्या पीएमएस के एस्से को आउटलाइन के बगैर पास किया जा सकता है, फिर एस्से के 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं, इनमें से कोई एक अगर आपसे मिस हो जाता है तो क्या आप एस्से को पास कर सकते हैं या नहीं, रेलेवेंट कोट्स और रेफरेंसेस वगैरह आपने किस तरह से लिखने हैं, टॉपिक से रेलेवेंट कैसे रहना है, पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट किस तरह से करना है। इसके अलावा क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है तो इसमें आपकी स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, राइट यूज़ ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपका प्रॉपर फोकस होना चाहिए और कटिंग वगैरह को अवॉइड करना है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों में से अगर किसी को भी डिटेल नोट्स चाहिए हों पीएमएस कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए और यहाँ पर ये जो वन पेपर एग्ज़ाम्स मेंशन्ड हैं, तो उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपने सिर्फ व्हाट्सएप पर ही करना है और नोट्स लेने से पहले आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर आपको सैम्पल और बाकी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। काइंडली कॉन्टैक्ट 7 AM to 8 PM इसी टाइम के अंदर कीजिएगा। और पीएमएस के तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल के पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन और फ़िलासफ़ी, ये नोट्स जिसको चाहिए हों तो वो ले सकते हैं। प्रेसी एंड कंपोजिशन और पाकिस्तान स्टडीज़ के सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो वो आपको काफ़ी डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। सबसे पहले है आउटलाइन। पीएमएस के लिए जो आप आउटलाइन बनाते हैं वो मैक्सिमम 2 पेजेस तक जानी चाहिए। ठीक हो गया। लिखना जब आप स्टार्ट करते हैं तो जिस पेज से आपने लिखना स्टार्ट करना होता है वहाँ पर आपको सिर्फ 4-5 लाइंस अवेलेबल होती हैं, बाकी रिमेनिंग्स पर ऑलरेडी कुछ रूल्स वगैरह लिखे होते हैं। तो उस पेज को एक्सक्लूड करके लिखना आपने वहीं से स्टार्ट करना होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 3-4 लाइंस ही होती हैं। उसके अलावा आपकी जो पीएमएस की आउटलाइन है वो 2 पेजेस तक ही जानी चाहिए, इससे ज़्यादा उसको लेंथी नहीं करना, क्योंकि जितना लेंथी आप उसको करेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी और 2 घंटे के टाइम में आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब पीएमएस के लिए आपने मिनिमम 1500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है और इस 1500 वर्ड काउंट में जो आउटलाइन होती है वो शामिल नहीं होती। ठीक है, आउटलाइन मस्ट है, आउटलाइन के बगैर आप ऐसे पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसका जो वर्ड काउंट होता है वो आउटलाइन के बाद से स्टार्ट होता है। अब इसी तरह से अगर हम टोटल पेजेस की बात करें कि कितने पेजेस अगर आप लिखें तो ये जो मिनिमम वर्ड लिमिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी राइटिंग के हिसाब से। हो सकता है आप जॉइंट में लिखते हों या अगर आप थोड़ा खुला खुला करके लिखते हैं तो नंबर ऑफ़ पेजेस जो है फिर हर किसी के लिए डिफरेंट हो जाते हैं। वर्ड लिमिट को काउंट करने के लिए आपने ये माइंड में रखना है कि आउटलाइन आपकी 2 पेजेस की बन गई। उसके बाद आप जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो आपने कितना लिखना है, 180 वर्ड्स का। अब यहाँ पर मैं काउंटिंग लिखती जाती हूँ, इसे एंड पर हम ऐड कर लेंगे और पता चल जाएगा कि टोटल कितने वर्ड्स हुए हैं। उसके बाद जो आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं उनमें एटलीस्ट आपके पास टोटल 12 पैराग्राफ्स होने चाहिए। और ये जो 12 पैराग्राफ होंगे ये आपने कितने वर्ड्स के लिखने हैं, ईच पैराग्राफ शुड बी ऑफ 100 वर्ड्स। अब 12 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1200 वर्ड्स हो गए। फिर आपका पीछे कंक्लूजन रह जाता है। कंक्लूजन आप लिखें एटलीस्ट 120 वर्ड्स का।
इससे ज़्यादा का आपने नहीं लिखना। अब इसको आप ऐड कर दें यहाँ पर, तो ये 1500 वर्ड्स हो गए। अब आप एग्जैक्ट 1500 वर्ड्स तो नहीं लिख सकते, काफ़ी लंबा ऐसे है, इसको आप काउंट कर कर के वर्ड्स को तो नहीं लिख सकते। ये एक रफ सा आइडिया होता है जिसको आपने साथ लेकर चलना है, और ह्यूमन एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है। बस ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। जब आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आपने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, तो सारे पैराग्राफ्स फिर आपके इक्वल होते जाएंगे और कहीं पर आपको वर्ड्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका ऐसे जो है वो वर्ड लिमिट में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि क्या केस इन पॉइंट्स या एग्जांपल्स वगैरह आपको आउटलाइन में लिखनी चाहिए या नहीं। तो ये मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं आपके पास तमाम पॉइंट्स के लिए, ऐसा नहीं कि कोई 2-3 पॉइंट्स के लिए आप केस इन पॉइंट्स लिखें, फिर कुछ के लिए आप छोड़ दें और फिर कुछ के लिए लिखें। बैलेंस में आपने पेपर लेकर चलना है। अगर आपको आती हैं एग्जांपल्स, रेफरेंसेस आपके पास अच्छे हैं, तो लाजमी आप उनको ब्रीफली आउटलाइन में जो आपने पॉइंट्स लिखे होते हैं उनके अंडर आप लिख दें, तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास सब पॉइंट्स के लिए एग्जांपल्स वगैरह नहीं हैं, तो फिर आप इसको लिखने से अवॉइड करें। नेक्स्ट है थीसिस स्टेटमेंट। क्या आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है? थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपके एसे का पूरा क्रक्स होता है। अगर आपको सही से प्रैक्टिस नहीं है और थीसिस स्टेटमेंट लिखना नहीं आता और पेपर में आप गलत लिख आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए ख़ुद प्रॉब्लम क्रिएट की है। उस तरह से थीसिस स्टेटमेंट लिखने से बेहतर था कि आप उसे ना लिखते, क्योंकि बगैर लिखे आप ऐसे पास तो कर लेंगे, लेकिन गलत लिखकर आप बाकी ऐसे अगर अच्छा भी लिखाएंगे तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाता है कि आपने पूरे ऐसे में लिखा क्या है, और अगर आप उसी को गलत लिखाएंगे जो कि आपने आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे लिखा होता है और सबसे पहले एग्जामिनर उसी को पढ़ता है, तो वो फिर आपका बाकी ऐसे क्यों चेक करेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप थीसिस स्टेटमेंट के बगैर ऐसे पास नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बगैर थीसिस स्टेटमेंट के ऐसे को ना सिर्फ पास किया है बल्कि उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। तो बजाय इसके कि आप थीसिस स्टेटमेंट को अपने सर पर सवार करें, आप बाकी आउटलाइन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और कंप्लीट ऐसे को प्रॉपरली मैनेज करने की तरफ ध्यान दें, ताकि जो एक टाइम लिमिट होती है 2 घंटे की, उसके अंदर आप अपना ऐसे कंप्लीट कर लें। ये ना हो कि आधा पौना घंटा आप थीसिस स्टेटमेंट को बनाने में लगे रहें। हाल दो कि मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है कि पीएमएस हो या सीएसएस या इनमें से कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम, तो उसमें आप आउटलाइन के बगैर ऐसे पास नहीं कर सकते। इनमें आउटलाइन मस्ट है। फिर भी स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन बार बार करते हैं कि क्या हम आउटलाइन के बगैर ऐसे पास कर सकते हैं, तो इसका सिंपल आंसर नो है। आउटलाइन मस्ट है और ये आपने हर हाल में बनानी है। नेक्स्ट, ऐसे के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। आउटलाइन के अलावा इंट्रोडक्शन है, फिर आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं और एंड पर कंक्लूजन है। अब इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर आपका रह जाता है तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, अमूमन कंक्लूजन ही स्टूडेंट्स का रहता है क्योंकि यही सीक्वेंस में एंड पर आता है, तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप उस ऐसे को पास कर जाएंगे। और ऐसा भी आपने हरगिज़ नहीं करना कि पहले आप आउटलाइन के लिए स्पेस छोड़ दें और बाकी ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें और वो ऐसे लिखने के बाद एंड पर आप आउटलाइन की तरफ आएँ। आउटलाइन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर एंड पर टाइम कम होने की वजह से आप आउटलाइन को ही हाफ छोड़ आए, तो फिर तो किसी सूरत आपका ऐसे पास नहीं होगा। इसलिए आपने सीक्वेंस वाइज ही चलना है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को कि वो स्पेस छोड़ देते हैं और बाकी ऐसे पहले लिखते हैं कि हम आउटलाइन को एंड पे बना लेंगे और पैराग्राफ्स को देखकर आउटलाइन बनाना आसान होगा। लेकिन इस चक्कर में ऐसे लिखकर आने के बावजूद उनकी आउटलाइन जो है वो कभी हाफ रह जाती है, जो कि एक क्रिटिकल पार्ट है आपके ऐसे का। तो आपने सीक्वेंस में ही चलना है। पहले आपने आउटलाइन ही बनानी है, उसके बाद आपने बाकी जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है। अगर इन केस कि आपके पास एंड पर टाइम कम रह जाता है और जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनमें से भी 1-2 पैराग्राफ आपके पास रहते हैं और कंक्लूजन भी रहता है, तो बॉडी पैराग्राफ्स में से वो जो 2 पैराग्राफ हैं उनको आप
मर्ज करके कंबाइन में लिख दें और कंक्लूजन को मस्ट कंप्लीट करके आएँ। अगर आप कंक्लूजन सिरे से छोड़ आते हैं या हाफ वो आपका रह जाता है तो वो ऐसे आपका इनकम्प्लीट कंसिडर होगा। जबकि जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो आखिरी 2 पैराग्राफ अगर आपने मर्ज भी कर दिए हैं तो उससे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, ऐसे में आपने रेलेवेंट कोट्स वगैरह इनकलकेट करनी है और ऑथेंटिक रेफरेंसेस देने हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी आप किस तरह से करेंगे वो आगे चलकर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जो भी ऐसे का टॉपिक आपने चूज़ किया होगा उससे आपने रेलेवेंट रहना है। इररेलेवेंट चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करनी है। पैराग्राफ्स के दरमियान कनेक्शन होना चाहिए। जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपने लिंक क्रिएट करना है आपके जो पिछला पैराग्राफ होगा उससे, ताकि पूरे ऐसे में क्लैरिटी हो और कोहेरेंस हो। इसके साथ साथ आपने प्रॉपर फोकस करना है अपने स्पेलिंग्स पर, पंक्चुएशन, राइट यूज़ ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। और हर हाल में आपने ऐसे को कंप्लीट करना है, आउटलाइन से लेकर कंक्लूजन तक। थीसिस स्टेटमेंट कोई मस्ट नहीं है कि इसको आपने हर हाल में ही लिखना है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने इसको लिखना किस तरह से है। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप चूज़ करते हैं ये देखते हैं कि वो ऐसे की टाइप कौन सी है, ताकि उसी के लिहाज से आप आउटलाइन बनाएं और उसी के लिहाज से आप उसको कंप्लीट सॉल्व करें। अब ये टॉपिक मैंने लिया है पीएमएस के 2024 का जो ऐसे पेपर था वहाँ से, इंटॉलरेंस कॉजेज़ एंड वे फॉरवर्ड। इंटॉलरेंस क्या है? ये एक प्रॉब्लम है और एग्ज़ामिनर यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं और उसके लिए आपने सॉल्यूशंस देने हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ऐसे टॉपिक है और आपकी आउटलाइन में जो मेन हेडिंग्स होनी चाहिए वो इस टॉपिक में ही मौजूद हैं। ये टाइप कौन सी है ऐसे की? ये प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है। इसकी आपने रूट कॉजेज़ और सॉल्यूशंस देनी है। अब यहाँ इस टॉपिक में कॉजेज़ और वे फॉरवर्ड मेंशन्ड है, इम्पैक्ट्स वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन जहाँ पर कॉजेज़ आती हैं वहाँ पर इम्पैक्ट्स भी साथ में आपने मेंशन करने हैं। आप इस ऐसे में कॉजेज़ लिखेंगे, इम्पैक्ट्स लिखेंगे और सॉल्यूशंस देंगे। थीसिस स्टेटमेंट का पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। सो इनटॉलरेंस पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड सोशल हार्मनी बाय क्रिएटिंग डीप डिविजन्स विद इन कम्युनिटीज़। फिर क्योंकि आपने इस ऐसे में कॉजेज़ लिखने हैं तो थीसिस स्टेटमेंट में भी आप 2-3 जो है वो कॉजेज़ मेंशन करेंगे। इट इज़ प्राइमरीली ड्रिवन बाय सिस्टमिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सॉल्यूशंस उसके बाद आपने देने हैं। तो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? टू एड्रेस दिस चैलेंज सोसाइटीज़ मस्ट प्रायोरिटाइज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, promote interfaith dialogue and enforce the rule of law to ensure justice for all। अब जो जो चीज़ें आपने ऐसे में एक्सप्लेन करनी है वो इस थीसिस स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल रहा है कि आप उसकी रूट कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस बताएंगे। इसी तरह से 3 सेंटेंसेस में आपने थीसिस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं है कि जितनी भी कॉजेज़ आप ऐसे में आगे डिस्कस करेंगे वो सारी आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखनी है, या जितने भी सॉल्यूशंस आप आगे लिखेंगे वो सारे आपने यहाँ थीसिस स्टेटमेंट में लिखने हैं। जस्ट 2-3 आपने वर्डिंग चेंज करके जो आप बाकी आउटलाइन में लिखेंगे वो यहाँ पर आपने थीसिस स्टेटमेंट में डिस्कस कर देने हैं। तो 3 सेंटेंसेस का इस तरह से आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। पहली लाइन आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। बाकी ये 2 एग्जांपल्स हैं आपके पास थीसिस स्टेटमेंट की, यहाँ से भी आप देख लें। एक और टॉपिक देख लेते हैं। सोशल स्टीरियोटाइप्स रादर देन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर बैरियर्स टू फीमेल एजुकेशन। यहाँ पर क्या आ गया बीच में? रादर देन। एग्जामिनर के मुताबिक सोशल स्टीरियोटाइप्स मेन बैरियर है फीमेल की एजुकेशन के लिए, बजाय इसके कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अब ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, आपने आर्ग्यू करना है, कोई भी एक स्टांस आपने लेना है अपने ओपिनियन की बेस पे, और उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है इसमें हमेशा 2 साइड्स गिवन होती हैं, उनमें से एक आपने चूज़ करनी होती है, उस पर आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, और जो ओपोनेंट्स की साइड होती है
उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और उसको काउंटर करते हैं फिर, और लास्ट पर आपका कंक्लूजन होता है। कोट्स आपने ऐसे में लाजमी इंक्लूड करनी है। ये एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर मेंशन है। एक कोट आप लिखेंगे, उसके बाद जो भी ऑथर है उसका, जिसकी भी वो कोट है उसका नाम लिखेंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन कि वो है कौन, उसकी डेजिग्नेशन क्या है या उसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है। तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा आप पैराग्राफ के एंड पर भी कोट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसको आपने लिंक करना है जिस पैराग्राफ के भी बाद आप कोट्स जो है वो लिखेंगे। अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आप कोट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब वहाँ पर आप इनको किस तरह से इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जूडिथ ब्यूटलर है, अब इसकी कोट को आपने अपने आर्ग्यूमेंट के साथ लिंक करना है, तो आप लिखेंगे एज इट इज़ राइटली कोटेड बाय जूडिथ ब्यूटलर। तो आगे आप इसका जो ओपिनियन है वो लिख देंगे और उसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ एप्टली सेड बाय, या आप लिखें अकॉर्डिंग टू जूडिथ ब्यूटलर। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एज इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय। तो बार बार एक ही सेंटेंस को आपने रिपीट नहीं करना, ऐसे में उनको चेंज करते जाना है। बात एक ही होगी जब आप किसी भी ऑथर को कोट कर रहे होंगे, लेकिन आपने वर्ड्स डिफरेंट यूज़ करने हैं। आई होप कि कोट्स किस तरह से लिखनी है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आउटलाइन की तरफ। तो आउटलाइन बनाते हुए आपने 2-3 चीज़ें माइंड में रखनी है। नंबर 1, इसके स्ट्रक्चर को, जो नंबरिंग आपने करनी है वो थ्रू आउट पूरी आउटलाइन में सेम रहनी चाहिए। मेन हेडर्स को अगर आप 1 2 3 में लिख रहे हैं तो एंड तक आपकी यही काउंटिंग जानी चाहिए, और जो सब हेडिंग्स हैं उनको अगर आप ABC स्मॉल ABC लिख रहे हैं तो एंड तक आपका यही जाना चाहिए। इसके अलावा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो मेन हेडर्स और सब हेडिंग्स हैं उनको आप फ्रेजेस में लिखना चाहते हैं या सेंटेंसेस में लिखना चाहते हैं। जो भी आप चूज़ करते हैं पूरी आउटलाइन में आपने सेम को ही लेकर चलना है। अगर आप फ्रेजेस में आउटलाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी आउटलाइन फिर आपने फ्रेजेस में ही लिखनी है। अगर आप सेंटेंसेस में स्टार्ट करते हैं तो पूरी आउटलाइन आपकी सेंटेंसेस की फॉर्म में ही होनी चाहिए। मैं प्रेफर करती हूँ सेंटेंसेस को। कोई बहुत लेंथी सेंटेंसेस आपने नहीं बनाने, ब्रीफ होने चाहिए लेकिन मीनिंग उनका क्लियर और कंप्लीट हो। ये जो आउटलाइन है आपके सामने ये फ्रेजेस में है। टॉपिक है इंटॉलरेंस कॉजेज एंड वे फॉरवर्ड। पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की होगी। सेकंड, कोई आपने इधर उधर नहीं जाना और कॉजेज लिखनी है आपने इंटॉलरेंस की। यहाँ पर 6 कॉजेज जो हैं वो मेंशन हैं। PMS में जो आपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं वो 12 लिखने हैं। इस ऐसे में आप कॉजेज, इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड लिखेंगे। तो 4 सब हेडिंग्स आप कॉजेज़ में लिखें, इसी तरह से 4 इम्पैक्ट्स के लिए और 4 वे फॉरवर्ड के लिए। तो 12 पैराग्राफ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने कॉजेज़ लिखी, देन इम्पैक्ट्स, वे फॉरवर्ड और आखिरी हेडिंग आपकी कंक्लूजन की है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन पर आते हैं। एटलीस्ट 180 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं और डायरेक्ट आप ऐसे को स्टार्ट करें टॉपिक सेंटेंस से। कोई ज़रूरी नहीं है कोई आपने स्टार्ट में हुक वगैरह लगाना है। जितना सिंपल रखेंगे आप अपना ऐसे को, उतना ज़्यादा वो आपके लिए अच्छा होगा। ये इंट्रोडक्शन की एग्ज़ाम्पल आपके सामने मौजूद है, इसको आप पढ़ लें। एक चीज़ आप याद रखें कि इंट्रोडक्शन में, अब ये कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस वाला ऐसे है, तो इसमें आप कुछ कॉजेज़ जो आपने ऐसे में एक्सप्लेन करनी होंगी, कुछ इम्पैक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। जो सॉल्यूशंस हैं वो आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन नहीं करनी है, जस्ट आपने एक पाथवे देना है। डिटेल में इनकी सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस आपने आउटलाइन में मेंशन नहीं करनी।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन के एंड पर mentioned है, by exploring the systemic drivers behind this escalating intolerance, this essay provides a comprehensive set of reforms aimed at fostering an environment of mutual respect and enduring tolerance. अब इससे पता चल रहा है कि आप आगे जो है वो solutions यानी कि वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इसी तरह से जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा सॉल्यूशंस लिखते हैं। वर्ड्स को चेंज करके आप एक दो कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने वहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं, और वही सॉल्यूशंस जो आप पहले ऐसे में डिस्कस कर चुके होते हैं, कोई नई बात जाकर आप कंक्लूजन में नहीं करते और एक अच्छे पॉजिटिव नोट पर अपने ऐसे को ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं करना कि कोई प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको एक नेगेटिव एंड पर आप कंप्लीट करें कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एक अच्छे पॉजिटिव नोट पर अपनी सजेशंस देने के बाद आपने उसको कंक्लूड करना है कि ये एक्शंस लेने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ऐसे के जो डूज़ और डोंट्स हैं वो सारे मैंने आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर किए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके तमाम क्वेश्चंस के वहां पर आंसर कर सकूं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।